नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज हम सूर्य की मकर संक्रांति पर चर्चा करने जा रहे हैं। हालांकि ये 2 दिन पहले सूर्य मकर राशि में आ गया है और हमने कल मकर संक्रांति भी मना ली। हम इस मामले में इस बार देर हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम चर्चा कर रहे हैं। मकर संक्रांति सूर्य के गोचर में सबसे महत्वपूर्ण एक गोचर है। हर साल ये 14 जनवरी के आसपास होता है, 14 जनवरी को होता है। इस बार भी देर शाम में 14 जनवरी को ये हुआ। और इसका महत्व इसलिए है कि इस दिन से सूर्य उत्तरायण में आ जाता है। हमारे यहाँ जैसे महीने को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में बांटा गया है, उसी तरह से वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है, 2 अयन में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। मकर संक्रांति से लेकर कर्क की संक्रांति तक ये उत्तरायण में होता है सूर्य का गोचर। और माना जाता है कि इस समय सारे शुभ कर्म होते हैं। हमारे सारे शुभ कर्म इस समय सबसे बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि ये जो गमन है छोटा होता है, छोटे पात का गमन होता है। मानते हैं कि यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो मृत्यु होती है उत्तरायण में होनी चाहिए। यदि महाभारत की कथा आपको पता है तो आपको पता होगा कि पितामह भीष्म ने उत्तरायण होने तक अपने मृत्यु का इंतजार किया। जब सूर्य उत्तरायण में आया तब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। कृष्ण ने भी गीता में इस बारे में, भागवतम में इसकी चर्चा की है कि ये उत्तरायण जो है शुभ है। इसमें हमारी गति होती है, हमको दोबारा किसी योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता है, हम सीधे देव योनि में जाते हैं। लेकिन यदि हम दक्षिणायन में हमारी मृत्यु होती है तो हमें लंबी यात्रा करनी पड़ती है और हमें दोबारा किसी और योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो हमारे यहाँ सारे शुभ कर्म उत्तरायण के होते होते शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसका विशेष महत्व है। और भारत के लगभग सभी राज्यों में इसको अलग अलग नामों से, जैसे तमिलनाडु में पोंगल के नाम से, राजस्थान और गुजरात में उत्तरायण के नाम से, अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से इसको मनाया जाता है। मूलतः इस समय कृषि की खाद्य पदार्थों का महत्व है। मकर राशि जो है शनि की राशि है और शनि सूर्य पुत्र माने गए हैं। तो माना जाता है कि जब शनि के घर में सूर्य आते हैं तो शुभता शुरू होती है। इसके साथ ही मौसम में भी परिवर्तन दिखता है। उत्तर भारत में 14 जनवरी के बाद प्रायः ठंड घटने लगती है और इसका असर दिखता है। इस संक्रांति जो हुई है इस बार सूर्य की, ये 13 फरवरी तक रहेगी। 13 फरवरी तक, लगभग 1 महीने से थोड़ा सा कम। इस मकर संक्रांति का 3 कारणों से विशेष महत्व है। सूर्य मकर राशि में केतु पर से गुजरेगा, बल्कि आज गुजर गया है। और इसके बाद ये बुध के साथ संयोग करेगा। 30 तारीख को ये दोनों एक ही अंश पर होंगे और 21 तारीख को चंद्र ग्रहण हो रहा है। तो इन कारणों से सूर्य का मकर संक्रांति जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। नोडल एक्सिस में आया है और केतु से गुजरा है। इसका क्या प्रभाव होगा? मूलतः जब भी केतु पर से सूर्य का गोचर होता है या केतु के साथ संयोग करता है, सूर्य क्या है? सूर्य आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है,
हमारी आत्मा है, अस्तित्व है। तो और केतु क्या है? मोक्ष है। जब भी इन दो ग्रहों का जब मिलन होता है तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस की स्थिति बनती है। तो आप देखेंगे कि सूर्य और केतु के संयोग के कारण कई लोगों के अस्तित्व पर कुछ संकट आएगा। कुछ लोगों को अपने, चूँकि सूर्य कार्य को भी बताता है, तो कार्यस्थल पर दिक्कत हो सकती है, किसी के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें हो सकती है। लेकिन ये सब जन्म कुंडली की स्थिति पर सब निर्भर करेगा। उसके टोटलिटी में हम देखेंगे तभी इस बारे में कुछ कह सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो आध्यात्मिक रूप से संपन्न चैतन्य व्यक्ति होगा, उसके लिए ये गोचर उसकी आध्यात्मिकता को और बढ़ाने वाला होगा। ऐसे लोगों को विशेष संकट नहीं होगा। तो ये इस गोचर का एक प्रभाव होगा। लेकिन बुध के साथ भी ये गोचर होगा, और बुध के साथ सूर्य बहुत बेहतर माना जाता है, बुधादित्य योग कहते हैं। और बुधादित्य योग होने के कारण बुध मजबूत हो जाता है। हालांकि इसमें बुध प्रभावित होता है, उसको सूर्य के अधीन काम करना होता है। तो इसका थोड़ा सा असर जो बुध के जातक, प्रभावित जातक हैं, उन पर कुछ थोड़ा सा नकारात्मक असर देखा जा सकता है। खास तौर पर मिथुन और कन्या के जातकों पर इसका असर आप विशेष रूप से देख सकते हैं। लेकिन ये जो संयोग होगा बुध के साथ सूर्य का, इसके कारण केतु के प्रभाव मिटिगेट होंगे, कम होंगे। तो ये सुखद कह सकते हैं। और चूंकि केतु वर्गोत्तम स्थिति में गोचर कर रहा है, राहु भी वर्गोत्तम स्थिति में गोचर कर रहा है, तो ज़्यादातर लोगों के लिए गोचर शुभ है केतु का भी, और बुध इसको और आसान गोचर बनाएगा। अब चंद्र ग्रहण एक है जो 21 तारीख को हो रहा है, और पूर्ण चंद्र ग्रहण हो रहा है। यद्यपि भारत में उसका असर नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड में घटना हो रही है। तो चंद्र ग्रहण क्या है? चंद्र ग्रहण हमारे अस्तित्व को, हमारे जो मानसिक स्थिति है उसके, जो हमारी बॉडी माइंड सोल में जो उसका एक आयाम होता है, उसको करेक्शन मोड में लाने का काम करता है। उदाहरण के रूप में मसलन आप देखें, अभी चंद्र ग्रहण हुआ, ये अंतिम चंद्र ग्रहण है। राहु के साथ ये कर्क में चंद्र ग्रहण हो रहा है, पुष्य नक्षत्र में हो रहा है। तो कर्क चौथी राशि है राशिमंडल की, और ये पोषण को बताता है। पुष्य क्या है? माता के वक्ष को बताता है। तो आप देखेंगे कि जब राहु का जब ये के साथ जब भी प्रभाव में चंद्रग्रहण हुआ है कर्क में, तो कहीं ना कहीं कर्क का पोषण किया है चंद्रग्रहण ने। जैसे आपने देखा होगा कि इसके कारण दुनिया भर में महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई है। मीटू आंदोलन को देखिए, अमेरिका में शुरू हुआ और दुनिया के कई देशों में इसका प्रभाव देखा गया। भारत में ही देखिए, शबरीमाला मंदिर में महिलाओं को, युवा महिलाओं को मंदिर में एंट्री मिली अदालत द्वारा। तो ये सब जो घटनाएं हुई वो कहीं ना कहीं उसमें चंद्रग्रहण की भूमिका अपने आप में है। और ये तो मंडेन लेवल की बात है, लेकिन व्यक्तिगत लेवल में आप देखिएगा कि आपके जो बॉडी और माइंड और सोल की जो डिफरेंसेज है, उसको करेक्शन का काम ये करता है। जब भी चंद्रग्रहण होता है, चंद्रग्रहण या सूर्य ग्रहण का प्रभाव हम देखते हैं अगले 6 महीने तक होता है। ज़्यादातर प्रभाव तो दो एक सप्ताह तक होता है, लेकिन लंबा प्रभाव 6 महीने तक आप देख सकते हैं। तो उस संदर्भ में देखें कि कुछ ऐसी घटनाएं होंगी आपके जीवन में
जो आपने कभी चाही होगी और उसके लिए आप प्रयास नहीं कर रहे होंगे। तो चंद्रग्रहण के बाद कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जो आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो एक संभावना के रूप में देखना चाहिए चंद्रग्रहण को, नकारात्मक रूप से देखने के बदले। अब हम मकर राशि में 3 नक्षत्रों का क्षेत्र है। पहली उत्तराषाढ़ा है, दूसरा श्रवण नक्षत्र है और तीसरा धनिष्ठा नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा में जो गोचर होगा ये 14 तारीख से लेकर 24 जनवरी तक का गोचर है और उसके बाद 24 से लेकर 6 फरवरी तक का जो गोचर है श्रवण नक्षत्र में है और 6 से 13 तक का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में है। मित्रों, ये जो चंद्रग्रहण है पुष्य नक्षत्र में हो रहा है, तो जिन लोगों की कुंडली में लग्न, चंद्र, सूर्य या कोई प्रोमिनेंट ग्रह पुष्य में हो, उनके जीवन पर इसका ज़्यादा प्रभाव होगा। और कर्क राशि में जिन लोगों की है लग्न है, उनके जीवन में इसका प्रभाव होगा ज़्यादा। और सामने राशि मकर की है तो थोड़ा सा प्रभाव उस पर भी जाएगा, लेकिन अंततः कुंडली को संपूर्णता में देखकर ही इसके असर के बारे में चर्चा करनी चाहिए। अब हम राशिवार चर्चा करते हैं। राशिवार पहली राशि मेष राशि की चर्चा करते हैं। मेष राशि और लग्न वालों के लिए पंचमें सूर्य का जो गोचर है 10वें भाव से हो रहा है और 10वें भाव में गोचर होने के कारण ये बहुत शुभ गोचर रहेगा। लोगों को इस समय धन लाभ होगा, राज्य से लाभ होगा, लोगों को नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और राज्य समाज से सम्मान और कृति का भी ये समय है। जातक के पिता को भी व्यावसायिक क्षेत्र में लाभ का ये समय है, हालांकि उनके सेहत पर इसका नेगेटिव प्रभाव हो सकता है या उनसे जातक का वैचारिक मतभेद हो सकता है। इस पीरियड में मेष के जातकों के टैलेंट की पहचान होगी, रिवार्ड मिलेंगे उनको राज्य और समाज से। अब नक्षत्र में हम देख लें, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य का जो गोचर होगा वो जातक के पिता को शारीरिक कष्ट दे सकता है या इस काल में जातक का अपने पिता से वैचारिक मतभेद हो सकता है। हालांकि अन्य सभी कामों में सफलता के योग दिख रहे हैं। जहाँ तक श्रवण नक्षत्र की बात है, श्रवण नक्षत्र के गोचर के दौरान भूमि, वाहन, मकान आदि का सुख दिखता है। इस गोचर में जातक को अपने टैलेंट की वजह से रिवार्ड मिल सकता है। धनिष्ठा नक्षत्र में जब सूर्य का गोचर होगा तो सूर्य अपने पराक्रम से माने जातक को पराक्रम देंगे और उससे उसको अपने काम में सफलता मिलेगी। इस समय जातक के एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमताओं की भी पहचान होगी। वृषभ लग्न की और राशि की चर्चा करते हैं। वृषभ लग्न और राशि के लिए सूर्य चतुर्थेश होता है और ये गोचर जो है 9वें भाव से हो रहा है, भाग्य भाव से हो रहा है। तो इसके कारण जातक का पराक्रम बढ़ेगा और उसके कारण उसको अपने उद्यम में सफलता मिलेगी। उसके छोटे भाई बहन से भी उसे सुख मिलेगा, लेकिन भूमि, वाहन आदि मामले में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, कमी बेशी हो सकती है। इस दौर में माता से विचार भिन्नता हो सकता है या माता को शारीरिक कष्ट हो सकता है। कुछ लोगों को अकारण धन हानि भी हो सकती है, लेकिन वृषभ के जो जातक है अपने बुद्धि चातुर्य से अपने पुराने काम में सफलता हासिल करेंगे। ये जरूर हमारी एडवाइस होगी कि इस समय नया काम नहीं शुरू करें और जिन
जातकों के इस समय राहु के की भुक्ति और प्रत्यंतर चल रहा हो, उन्हें वाहन चलाने में सावधानी बरतनी चाहिए, माने एक्सीडेंट प्रोन में है वो थोड़े से। अब नक्षत्र वाइज देख लें वृषभ के जातकों के लिए। जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य होगा तो जातक को धर्म से थोड़ी सी तृष्णा होगी, फलता कहीं ना कहीं उसके पुण्य का क्षय कर सकते हैं। गलत जातक का मन कुछ उल्टे सीधे कामों में लगेगा। हालांकि उसके पराक्रम में वृद्धि से उसको काम में सफलता मिलेगी, लेकिन इस काल में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के सूर्य के गोचर के दौरान वृषभ के जातकों को नया काम नहीं टेकअप करना चाहिए। श्रवण नक्षत्र में जब सूर्य का गोचर होगा तो मित्रों के सहयोग और अपने उद्यम से उसको कार्य में सफलता मिलेगी। और जब 6 फरवरी से 13 फरवरी तक धनिष्ठा में जब गोचर होगा तो उसे कुछ अनावश्यक यात्रा करनी पड़ सकती है और उसमें खर्च भी ज़्यादा हो सकता है। ये समय बहुत अनुकूल नहीं है वृषभ के जातकों के लिए। अब मिथुन राशि की चर्चा करें। मिथुन लग्न और राशि वाले जातकों के लिए तृतीय सूर्य का जो गोचर होगा अष्टम भाव से होगा। अष्टम में गोचर सूर्य का होने से राज्य और धन हानि दोनों का, माने सरकार से हानि हो सकती है, धन की हानि की संभावना भी बनती है। और इस समय जातक को अपनी दिनचर्या मेंटेन करनी चाहिए, अन्यथा उसको कुछ दिक्कत हो सकती है। और इस पीरियड में क्रोध भी बढ़ा रहेगा, इसलिए क्रोध पर कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। इस काल में जातक को अपने छोटे भाई बहनों से विशेष मदद नहीं मिलेगी और इसलिए काम काज भी प्रभावित हो सकता है। अधीनस्थ भी सहयोग उस तरह से नहीं करेंगे। इस समय मिथुन के जातक की जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या उनके साथ इनका मनमुटाव हो सकता है। मिथुन के जातकों के लिए जब उत्तराषाढ़ा में सूर्य होगा तो विवाद का समय होगा ये, तो विवाद से बचे। खासकर ऐसे कोई स्थिति नहीं बने जिसमें अदालत जाने की स्थिति बने, तो इस बात का ध्यान रखना है। कुछ आर्थिक दंड भी सरकार की तरफ से इन पर आयत हो सकते हैं इस पीरियड में। कुछ लोग जिन्होंने सरकार का टैक्स नहीं भरा है उनको इस समय टैक्स का छापा पड़ सकता है। इसी तरह से इस समय बुखार और रक्त से संबंधित कुछ रोग से परेशानी हो सकती है। जब सूर्य श्रवण नक्षत्र से गोचर करेगा तो जातक के अपने प्रयास से धन में का आगमन होगा, लेकिन इस समय भी मिथुन के जातकों को आँख का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही परिवार में विवाद की स्थिति रहेगी तो उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। जब धनिष्ठा में ये गोचर होगा सूर्य का तो हड्डी के रोग के कारण खर्च बढ़ सकता है और हालांकि धन का आगमन होता रहेगा इस पीरियड में। अब हम कर्क लग्न की बात करें मित्रों। कर्क राशि और लग्न वाले लोगों के लिए सूर्य दूसरे भाव का स्वामी होता है और सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। सप्तम भाव में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना गया है, इसलिए इस समय आपको अपने जीवन साथी से किसी तरह की विवाद से बचने की कोशिश करना चाहिए। आप यदि साझेदारी के बिजनेस में हैं तो उससे भी आपको थोड़ा सा घाटा दिख रहा है, तो आप इस समय थोड़ा सा पेशेंस रखें। 1 महीने की बात है। इस समय अनावश्यक यात्राएं करनी पड़ सकती है कर्क के जातकों को, जिसके कारण मानसिक रूप से परेशानी होगी और राज्य और समाज से सहयोग नहीं मिलेगा। वैसे भी सूर्य जो है राहु केतु एक्सिस में है तो कुछ ऐसी चीज़ें परेशानी हो सकती है, तो आप ध्यान रखें। और स्वास्थ्य के मामले में खासकर पेट के निचले हिस्से या पेशाब के मामले कुछ बीमारी उभर सकती है, तो इसका आप ध्यान रखें। कर्क के जातकों के लिए जब उत्तराषाढ़ा में सूर्य का गोचर होगा जो 14 से लेकर 24 जनवरी तक है, तो इस समय जीवन साथी या संतान
को कुछ शारीरिक कष्ट दिख रहा है, जैसे बवासीर और पेट की कुछ बीमारी हो सकती है, तो उसका ध्यान रखें। इस काल में कठिन परिश्रम ही करते रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जब श्रवण नक्षत्र में सूर्य का गोचर होगा तो हालांकि स्वास्थ्य तो ठीक हो जाएगा, लेकिन इस समय एक्सीडेंट प्रोन रहेंगे वो, थोड़ा सा ध्यान रखें गाड़ी उड़ी चलाते वक्त। दफ्तर में, व्यवसाय में सफलता का ठीक रहेगा, संयोग बन रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र में जब सूर्य जाएगा 6 तारीख से 13 तारीख तक फरवरी में, तो सरकार और संतान दोनों से लाभ दिख रहा है, लेकिन वैवाहिक जीवन में कलह रहेगा, जीवन साथी की स्थिति, सेहत खराब रहेगी। एक खास बात आप जानिए कि धनिष्ठा धन के लिए तो ठीक है, लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र जो है परिवार के सुख को कम करता है, कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख को कम करता है। ये धनिष्ठा नक्षत्र की अपनी खासियत है। मित्रों, अब सिंह राशि की बात करें। सिंह राशि और लग्न के जातकों के लिए लग्नेश सूर्य जो है 6ठे भाव से गोचर करेगा। अब देखिए, 6ठे भाव का गोचर सूर्य का बहुत अच्छा कहा गया है राशि की दृष्टि से देखा जाए तो, लेकिन लग्न की दृष्टि से 6ठा भाव रोग भाव को डिनोट करता है। और दूसरी चीज़, सूर्य की शत्रु राशि है शनि, यद्यपि पुत्र है लेकिन शत्रु राशि है, तो उस राशि में कहीं ना कहीं डेट्रीमेंटल होता है सूर्य। तो इसके कारण इसके अच्छे रिजल्ट भी होंगे और बुरे भी रिजल्ट होंगे। तो आप देखेंगे एक साथ कि कुछ लोगों के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं यदि कुंडली में अच्छी स्थिति है तो, और कुछ लोगों के बुरे रिजल्ट आ रहे हैं। तो यदि अच्छे रिजल्ट होंगे तो सेहत अच्छा रहेगा, शत्रु इस समय शांत रहेंगे, ऋण की कोई समस्या नहीं होगी, विदेश से या दूर देश से, दूर के शहरों से लाभ हो सकता है, संचित धन में वृद्धि हो सकती है। लेकिन यदि ये निगेटिव होगा तो आप देखेंगे कि खासकर शनि और राहु जो इसके अकारक इस लग्न में या राशि में अकारक होते हैं, तो यदि उसकी दशा भुक्ति चल रही हो तो सेहत प्रभावित हो सकता है। विशेष तौर पर खासकर श्वास के रोगी को विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ धनहानि भी हो सकती है या संतान के साथ खटपट हो सकता है। इसलिए इस समय जातकों को, सिंह के जातकों को अपने पिता या बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना चाहिए और बॉस से भी बनाकर चलना चाहिए। उत्तराषाढ़ा में जब सिंह के जातकों के लिए, चूँकि सूर्य का ही नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, तो सूर्य राज्य से सफलता दिखाता है यदि पॉजिटिव सेंस में होगा तो, और समाज से मान सम्मान, राज्य और समाज दोनों से मान सम्मान की स्थिति बनेगी। कुछ लोगों को प्रोन्नति हो सकती है। श्रवण में यही व्यय की अधिकता रहेगी, लेकिन इस समय भी बाहर से कुछ लाभ दिखता है, यात्रा में कुछ खर्च हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी आदमी ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा। भूमि वाहन का भी इस पीरियड में सुख दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये आध्यात्मिक और धार्मिक उत्थान का समय होगा। सूर्य के गोचर भी बता रहा है और गुरु के गोचर चूँकि ऑलरेडी चौथे घर में हो रहा है तो उससे भी पता चलता है, और मूल कालपुरुष कुंडली में 8वें भाव में चल रहा है, तो इसलिए आप ये सिंह के जातकों के लिए ये साल ओवरऑल अच्छा है। तो ये ओवरऑल आध्यात्मिक उत्थान के लिए अच्छा है। तो ये गोचर भी, सूर्य का ये गोचर इस बात को इंडिकेट कर रहा है। इस अवधि में मित्र और भाई बहन का सुख मिल सकता है। धनिष्ठा में जब ये गोचर होगा, धनिष्ठा में जब सूर्य का गोचर होगा तो सिंह लग्न या राशि वाले जातकों के लिए प्रशासनिक एबिलिटी देता है, माने एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी देता है धनिष्ठा की अपनी खूबी है। तो इस समय कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों की पहचान हो सकती है, उसके कारण उनको रिवार्ड वगैरह मिल सकता है। अब हम कन्या राशि की बात करें। कन्या में व्ययश होता है सूर्य, और इसका गोचर जो हो रहा है पंचम में हो रहा है। पंचम भाव अच्छा है, लेकिन चूंकि कन्या में व्ययश है तो नकारात्मक कुछ स्थितियां दिख रही है। उसके कारण सेहत में गिरावट हो सकती है, संतान के सेहत को कुछ दिक्कत हो सकती है, जातक का स्वयं इसके कारण मन खिन्न हो सकता है। राज और यात्रा से हानि भी हो सकती है, माने सरकार से कुछ हानि के संकेत है।
या यात्रा कुछ फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। हालांकि विदेशी संपर्कों से या मल्टीनेशनल कंपनी के साथ यदि आप काम करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद समय हो सकता है। इस पीरियड में छात्रों के लिए भी अच्छा समय नहीं, अध्ययन के लिए कोई रुचि नहीं बनेगी और कुछ लोगों के लिए संतान से पटरी नहीं हो सकती या संतान का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इस काल में किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, खासकर इसलिए कि कन्या के जातकों को वाद विवाद में पड़ेंगे तो उनको अदालत तक जाने की स्थिति बन सकती है, तो इस बात का ख्याल रखें आप। कन्या के जातकों के लिए जब उत्तराषाढ़ा में सूर्य का गोचर होगा तो उनके संतान के लिए ये दिक्कत का समय है, या तो उनके साथ खटपिट होगी या उनके संतान की तबीयत खराब हो सकती है। कार्य में भी बहुत अच्छी सफलता का ये सूचक समय नहीं है। श्रवण नक्षत्र में जब ये गोचर होगा तो वो विदेश से आय दे सकता है, यदि आप विदेश से जुड़ेंगे तो कुछ आय हो सकता है। और यदि आप मल्टीनेशनल वगैरह कंपनी में काम करते हैं तो आपकी आय में अचानक कुछ वृद्धि की स्थिति हो सकती है इस पीरियड में। लेकिन यात्रा में कुछ एक्सीडेंटल चीज़ें दिख रही हैं, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखें। जब धनिष्ठा नक्षत्र में ये गोचर होगा कन्या के जातकों के लिए तो सेहत उनकी प्रभावित हो सकती है स्वयं की, और इसके कारण उनके कार्य पर भी प्रभाव पड़ेगा और रक्त संबंधी कुछ बीमारी हो सकती है इस काल में। इस काल में वैवाहिक सुख का भी अभाव रहेगा, ध्यान रखेंगे। जीवन साथी के साथ उलझने की ज़रूरत नहीं है। अब तुला राशि की लग्न की बात कर ले। लग्नेश सूर्य जो है लाभेश सूर्य है, इसमें तुला राशि में होता है और ये चतुर्थ भाव में इसका गोचर हो रहा है। चतुर्थ जब गोचर, सूर्य का गोचर राशि से अच्छा नहीं माना गया है, जैसे लग्न से बुरा नहीं है। इसके कारण माता से विचार भिन्नता हो सकती है या माता जी की तबीयत खराब हो सकती है। कुछ लोगों के पिता के स्वास्थ्य पर भी कुछ आँच आ सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। और चूँकि सूर्य जहाँ भी बैठता है तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी से कुछ चीज़ जलाता है, तो कहीं ना कहीं सुख में कमी भी बताता है। और चूँकि शुक्र कारक है इसका और चंद्र कारक है, तो शुक्र के कारकत्व में इसका असर नकारात्मक हो सकता है। हालांकि भूमि संबंधी लाभ इस समय हो सकता है या उसमें भी थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, लेकिन ओवरऑल लाभ ही रहेगा। ये समय जो है कृषि कार्य में जो लोग तुला के जातक जुड़े होंगे उनके लिए हानि का समय हो सकता है। तो किसान इस पीरियड में जो किसान है तुला के जातक, वो थोड़ा सा सावधान रहें। यदि कुंडली इस बात की गवाही दे रही हो तो ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए अनावश्यक यात्रा होगी, कष्ट होगा, उससे मानसिक क्लेश तो मानकर चलिए इस पीरियड में थोड़ा बहुत बना रहेगा। 1 महीने का जो पीरियड है ये 13 फरवरी तक का। उत्तराषाढ़ा में जब ये सूर्य का गोचर होगा तो तुला के जातकों के लिए ये सुख समृद्धि में हानि और शारीरिक कष्ट इंडिकेट कर रहा है। लेकिन यदि कुंडली में ऐसी स्थिति बने तभी आप इस बात को पूरी तरह से कर सकते हैं। भूमि विवाद से आपको लेकिन इस पीरियड में बचना चाहिए, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। पिता के व्यवसाय में भी हानि का संकेत है। जब श्रवण नक्षत्र में सूर्य होगा तब राज्य से लाभ मिल सकता है आपको इस पीरियड में, लेकिन माताजी के शारीरिक कष्ट हो सकता है इस पीरियड में, या उनकी सुख सुविधा में हानि हो सकती है। धनिष्ठा का सूर्य भी अच्छा नहीं है। इस दौरान तुला के जातकों के पराक्रम में कमी रहेगी। मित्रों से या भाई बंधुओं से कुछ टकराव की स्थिति दिख रही है। दाम्पत्य जीवन में भी विरोध की स्थिति है। इस काल में आप भूमि में निवेश करने से बचें। अब वृश्चिक के जातकों की बात कर लें, लग्न और राशि के जातकों की बात कर लें। बार बार लोग पूछते हैं कि भाई लग्न से देखें या राशि से देखें। हमने शुरू में कई अपने वीडियो में कहा है जिसमें हम कि भाई लग्न और राशि से, मूलतः मैं लग्न से देखता हूँ पहले गोचर, फिर राशि से भी देखता हूँ, तो दोनों के चीज़ों का वर्णन होता है इसमें। आप इसलिए आपको जो सुविधाजनक लगता है उस तरह से देखें। तो वृश्चिक के जातकों के लिए 10वें सूर्य होता है
और ये तृतीय से गोचर कर रहा है, तीसरे भाव से गोचर कर रहा है, और तृतीय भाव पराक्रम का होता है और ये राशि से बहुत अच्छा गोचर माना गया है, लग्न से भी बुरा गोचर नहीं है। तो पराक्रम बढ़ा रहेगा वृश्चिक के जातकों का, धन में वृद्धि होगी, उससे सरकारी काम के भी अच्छे योग बनेंगे और अधिकारियों, बड़े अधिकारियों से आपको मेल मुलाकात होगी, उससे लाभ है। इस पीरियड में कुछ लोगों को यश और कीर्ति भी मिलेगी, रिवार्ड मिल सकता है कुछ। लेकिन हाँ, सूर्य इस घर को थोड़ी सी हानि जो रहने से देगा, तो उससे कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों को शारीरिक कष्ट हो सकता है, बुखार उखार हो सकता है। हालांकि स्वयं जातक को रोग और उससे मुक्ति रहेगी इस पीरियड में। कुछ जातकों को चूँकि धर्म भाव पर उसकी दृष्टि है सूर्य की, तो धर्म में, अध्यात्म में कुछ रुचि बढ़ेगी। उत्तराषाढ़ा में जब सूर्य होगा तो वृश्चिक के जातकों के लिए पिता और राज्य से सहयोग मिलेगा, सरकार से सहयोग रहेगा। श्रवण नक्षत्र में भाग्य का साथ मिलेगा, कुछ लोगों को इस समय प्रमोशन, हायर पोजीशन में जाने के मौके मिलेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में कुछ अचानक कुछ अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है। ये धनिष्ठा का जो गोचर होगा सूर्य का, उसमें आप नए काम शुरू कर सकते हैं, ये आपके लिए नए काम करने के लिए अच्छा समय है। मित्रों, अब धनु राशि की चर्चा करते हैं। धनु लग्न और राशि के लिए भाग्येश सूर्य होता है और भाग्येश सूर्य दूसरे भाव में आया है। दूसरे भाव का गोचर जो है राशि से अच्छा नहीं माना गया है, यद्यपि लग्न से उतना बुरा नहीं है। लेकिन इस पीरियड में खास बात है, अपने स्वभाव पर आप ध्यान दें। आपके स्वभाव की, जो आपकी उदारता है या बड़बोलापन है या जो भी है, उसके कारण आपको कुछ लोग ठग सकते हैं, उससे आपको हानि हो सकती है, धन हानि हो सकती है, आप बेवकूफ़ बन सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। या आप गलत लोगों की संगत में पड़ सकते हैं, तो गलत ड्रग या इस तरह की चीज़ों में भी आपको कुछ लोग ले जा सकता है। तो ये पीरियड में इस बात का ध्यान रखें। कुछ लोगों को हानि हो सकती है संचित धन में, लेकिन कुछ लोगों को फ़ायदा भी होगा यदि कुंडली इस बात को इंडिकेट करती है तो। लेकिन इस गोचर के दौरान निर्णय शक्ति प्रभावित हो रहा है, इसलिए कोई भी बड़े निर्णय इस पीरियड में नहीं लीजिए, चाहे घर के मामले में हो या व्यवसाय के मामले में हो। शांति से इस पीरियड को निकालिए। परिवार में चूँकि ये विवाद हो सकता है कुछ, तो इस बात का ध्यान रखें। और कुछ लोगों को आँख और सर में कुछ दिक्कत हो सकती है। इस पीरियड में सबसे ज़्यादा आपको अपनी वाणी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ नकारात्मक यदि प्रभाव होगा कुंडली पर, तो वाणी बहुत खराब हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। भोजन पर भी ध्यान रखना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि पूरे फरवरी में, अगले गोचर में भी आपको धनु के जातकों को अपने खान पान पर ध्यान रखना चाहिए। मसालेदार भोजन करने से बचना चाहिए, सादे भोजन इनके लिए बेहतर हो सकता है। उत्तराषाढ़ा में जब सूर्य का गोचर होगा तो धनु के जातकों को धोखा हो सकता है गलत लोगों से संगति के कारण, तो इस बात का ध्यान रखें। अपने स्वभाव का फ़ायदा लोगों को नहीं उठाने दें। भाग्य पर थोड़ा सा नकारात्मक दिख रहा है, तो सफलता जो है कार्य में थोड़ा सा मध्यम रहेगा इस समय। श्रवण नक्षत्र में आपको अपने पिछले कामों का अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, हालांकि ये भी इस समय भी धोखे का समय रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र में जब सूर्य जाएगा तो आपकी वाणी का ओज बढ़ा देगा, मंगल का है, लेकिन कई जगह ये फ़ायदा देगा तो कई जगह नुकसान देगा। तो आप अपनी वाणी के ओज का फ़ायदा लें, नुकसान नहीं उठाएं, इस बात का ध्यान रखें। कहीं गलत बात नहीं करें इस पीरियड में। हालांकि इस पीरियड में व्यय की खर्च आपका बढ़ा रहेगा। अब मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि और लग्न वालों के लिए अस्तमेष्ट होता है सूर्य। अस्तमेष्ट सूर्य जो है कहाँ है? लग्न में है, लग्न में आ गया है। और लग्न में सूर्य और जब आता है तो सबसे ज़्यादा एक तो पर्सनालिटी आपकी अच्छी करता है, लेकिन ईगो भी देता है, तो इस बात का ध्यान रखें। और वैसे भी शत्रु राशि है तो कुछ नकारात्मक चीज़ें दे सकता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। आपकी क्रोध आपके अंदर इस पीरियड में बहुत ज़्यादा होगा, तो उसके कारण कहीं ना कहीं सेहत भी प्रभावित हो सकता है। सिर दर्द और हड्डी से संबंधित रोग या आँख में कष्ट के योग हैं इस समय में, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें।
इस समय कार्य में कोई बड़ी सफलता नहीं दिख रही है। ये ठीक है, यदि आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, शनि बहुत अच्छे हैं स्थिति में है तो ठीक है। अदरवाइज आप मान कर चले कि मध्यम में शनि की स्थिति में सूर्य थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है आपको। अनावश्यक यात्राएं हो सकती है इस अवधि में, उससे कहीं ना कहीं आर्थिक और शारीरिक दोनों हानि दिख रहा है। यदि कुंडली में कोई दोष हो आपकी ओरिजिनल कुंडली में, जन्म कुंडली में, तो वैवाहिक बड़ी समस्या हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। इस समय मकर के बहुत सारे जातक जो हैं आध्यात्मिक हो सकते हैं और कुछ लोग शोध में जा सकते हैं। अष्टम भाव है, रिसर्च को डिनोट करता है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जब सूर्य होगा तो मकर के जातकों के लिए शारीरिक कष्ट का समय है। जीवन साथी को भी बीमारी हो सकती है, व्यवसाय में भी हानि के संकेत है। श्रवण नक्षत्र में जब सूर्य जाएगा तो व्यवसाय में लाभ देगा, हालांकि सेहत अभी भी गड़बड़ रखेगा, खासकर बुखार हो सकता है, ठंड लग सकती है और नेत्र, सूर्य तो नेत्र का कारक है तो स्वाभाविक है नेत्र संबंधी पीड़ा दे सकता है। यात्रा के कारण कुछ लोगों को परिवार से अलग होना पड़ सकता है। जब धनिष्ठा नक्षत्र में होगा सूर्य तो भूमि मकान आदि के सुख में थोड़ी सी देरी कराएगा, हालांकि सामान्य लाभ बना कर रखेगा, देगा वो। इस अवधि में कुछ मित्रों से या छोटे भाई बहनों से आपका कुछ विवाद हो सकता है, इससे बचने की कोशिश करें। मित्रों, अब कुंभ राशि की चर्चा करते हैं। ये 11 नंबर की है राशि। सप्तमेश होता है इसमें सूर्य, अव्यय भाव में होगा तो आप एक बात, सप्तमेश होने के कारण कहीं ना कहीं आपकी जीवन साथी के साथ परेशानी दिखाता है, उनके साथ विवाद की स्थिति भी दिखाता है। और चूंकि 12वें घर में व्यय भाव में है तो व्यय की अधिकता भी दिखाता है, तो अचानक धनहानि हो सकता है इसमें। तो इस बात का आप ध्यान रखें, बजटिंग करके चीज़ों को करें। हालांकि स्वास्थ्य खराब होने से या पत्नी के स्वास्थ्य या पति के स्वास्थ्य के कारण आपको खर्च करना पड़ सकता है। इस दौर में आपको नए काम नहीं बनेंगे। हाँ, जिन लोगों के विदेशों से या मल्टीनेशनल में जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। इस समय कुछ लंबी यात्राओं के योग भी बनेंगे, विदेश या बड़े शहरों में जाने का मौका मिलेगा लोगों को। पेट की बीमारी और नेत्र की बीमारी, आँख की बीमारी हो सकती है इस समय राज्य से कुछ लोगों के विरोध हो सकता है और व्यवसाय में हानि की बात तो है ही। एक बात का ध्यान रखें कुंभ के जातक कि कोई भी ऐसे विवाद में नहीं पड़े जो कि अदालत तक का चक्कर लग सकता है, इस तरह की संभावना दिख रही है इस गोचर से। उत्तराषाढ़ में जब सूर्य का गोचर होगा तो विदेश से कुछ लाभ दिख रहे हैं, हालांकि राज्य से विवाद की स्थिति बनेगी इस समय। जीवन साथी को शारीरिक कष्ट हो सकता है, फलतः दाम्पत्य जीवन भी दुख होगा। श्रवण नक्षत्र में जब सूर्य गोचर करेगा तो पेट संबंधी कुछ बीमारी दे सकता है या बुखार हो सकता है या ठंड, क्योंकि अभी जो एक खास बात मैं देख रहा हूँ, कुछ लोगों को जिनको बीमारी के संकेत हैं उनको ठंड भी परेशान कर सकता है। उतार चढ़ाव मौसम में हो रहा है। कुछ ये है कि मकर संक्रांति के बाद भी ठंड कम होता है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि शीतलहर की स्थिति बनेगी। कई राज्यों में बार बार कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसमें इसके चपेट में कुंभ के जातक भी आ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि ठंड से बचने की कोशिश करें, कपड़े और खान पान दोनों का ध्यान रखें। हालांकि इस समय जब धनिष्ठा में जब गोचर होगा तो ये खराब ओवरऑल गोचर है इनके लिए। भाई बंधुओं से विरोध हो सकता है, जीवन साथी से भी मतभेद रहेगा। हालांकि कुछ थोड़े बहुत लोगों के लिए विदेश से फायदे का ये द्योतक है। अब हम मीन अंतिम लग्न राशि की चर्चा करते हैं। मीन राशि और लग्न के लिए षष्ठेष्ठ सूर्य है और ये लाभ भाव में गोचर कर रहा है। लाभ भाव में हर ग्रह अच्छा होता है और षष्ठेष्ठ है, छठे से छठा एक है, तो बीमारी संबंधी तो ये है, लेकिन ऐसे ये ओवरऑल अच्छा है। यदि कुंडली में बहुत खराब हो तो ठीक है, बीमारी वाली बात उठेगी। अदरवाइज ये मीन के जातकों के लिए अच्छा गोचर है, हर तरह से अच्छा गोचर है। राज और समाज से लाभ मिलेगा, आपको सरकार से मान सम्मान मिलेगा, यश प्रतिष्ठा मिल सकती है। दफ्तर में आपको कुछ लोगों के जो यदि ड्यू होंगे तो प्रमोशन मिल सकता है।
पुराने अटके हुए काम इस समय चालू हो सकते हैं, मिल सकते हैं और ठीक हो जाएंगे। कुछ योजनाएं आपकी प्रीवियस आपने पहले बनाई है तो वो भी इस समय चालू हो सकता है आपको। यदि कोई पुराना रोग और ऋण का मामला है वो भी इस समय ठीक हो जाएगा, रोग ठीक हो जाएगा, ऋण का मामला निपट जाएगा। जो लोग खिलाड़ी हैं उनके जीवन में कुछ नई घटनाएं होंगी, नए कीर्तिमान बनाएंगे वे, या उनको राज्य से रिवार्ड वगैरह मिल सकते हैं। इस दौर में आपको बड़े भाई बहनों से, बुजुर्गों से फ़ायदा, आपके नेटवर्क से आपको फ़ायदा का समय है। और कुछ लोगों के लिए धार्मिक उत्सव का समय होगा, उसमें कुछ थोड़े बहुत खर्च भी हो सकते हैं, लेकिन ये कुल मिलाजुला कर ये गोचर रहेगा। अब हाँ, इसमें इनकी नक्षत्र वाइज देखें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जब शुरू होगा तो सरकारी काम में सफलता देगा, राज समाज से रिवार्ड दिलवाएगा। श्रवण में जब ये शुरू होगा तो अपनी बुद्धिमत्ता से आदमी अच्छी आय अर्जित करेगा, संतान का सुख मिलेगा, संतान की तरफ से सहयोग मिलेगा, या संतान के जीवन में कुछ अच्छी घटनाएं होंगी, इसके कारण मन प्रसन्न होगा। उच्च शिक्षा के लिए भी ये अच्छा समय है। लेकिन 6 फरवरी से 13 फरवरी तक जब सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में होगा तो उस समय एक खास बात होगी, प्रचुर धन मिलने की संभावना है इस समय। ये धन का नक्षत्र है धनिष्ठा, और ये धन केवल पैसे रुपए कौड़ी में नहीं देखे, हर तरह से आप देखना चाहिए। तो लेकिन ये अभी हमने धन, प्रचुर धन की बात कही तो ये हम मुद्रा और आर्थिक फायदे के संदर्भ में कह रहे हैं। भाग्य के सहयोग से हर काम बनेंगे इस पीरियड में आपके, और आपको मल्टीपल सोर्स से इनकम हो सकते हैं इस पीरियड में। घर परिवार से सहयोग मिलेगा और प्रशासनिक क्षमता भी आपकी इस समय निखरेगी। तो मित्रों, ये था मकर संक्रांति में सूर्य के अलग अलग राशियों में के फलादेश। मित्रों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।